Let us start improper integral 6th lecture including quotient test part 3. क्वेश्चन टेस्ट पार्ट 1 में आप पढ़े थे क्वेश्चन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. क्वेश्चन टेस्ट पार्ट 2 में आप पढ़े थे क्वेश्चन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड व्हेन either A is point of infinite discontinuity or B is point of infinite discontinuity. क्वेश्चन टेस्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे when A and B both are points of infinite discontinuity. आइए देखें. एग्जाम्पल 1. मैं सबसे पहले एग्जाम्पल बीटा फंक्शन का ले रहा हूं. ये इंटीग्रल है 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x whole to the power n minus 1 dx. और इस पे कंडीशन है m और n दोनों पॉजिटिव. शुरू में मैंने आपको जब स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल तभी बताया था हमने कि जब डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आ जाए तो वो कन्वर्जेंट कहलाती है, जब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो वो डाइवर्जेंट कहलाती है. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया था, उसमें हमने जो है पाइसन इंटीग्रल, डिरिचले इंटीग्रल और एक दो इंटीग्रल और की चर्चा किया था, वैल्यू निकाल के दिखाया था आपको. इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकल पाई, इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकल पाती है. इसको चेक किया गया कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के रेस्पेक्ट में, तो ये कन्वर्जेंट पाया गया. अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू निकाल नहीं पाए अभी तक. तो इस इंटीग्रल को डिनोट किया गया एक नोटेशन से. देखो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x का कोई दूसरा फंक्शन आएगा, उस x के दूसरे इंटीग्रल जो आएगा उसमें x बराबर 0 x बराबर 1 रख दिया जाएगा तो x को खत्म हो जाएगा. बचेगा क्या? m और n बचेगा. इसका मतलब ये जो कुछ भी है m और n का फंक्शन है, इसलिए इसको बीटा फंक्शन ऑफ m एंड n ऐसे कहते हैं. आइलेरियन फर्स्ट इंटीग्रल इसको बोलते हैं, ठीक ना. आइलर ने ही इस पे काम किया था. और ये b कैपिटल B लिखते हैं. कैपिटल B ग्रीक वर्णमाला का कैपिटल बीटा है. ग्रीक में ये कैपिटल बीटा होता है, ये स्मॉल बीटा होता है. ठीक, ग्रीक का कैपिटल बीटा इंग्लिश में रोमन लिपि में रोमन वर्णमाला में कैपिटल B होता है. तो इसको डिनोट किया गया है. ये ना कभी कहिएगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है, वैल्यू इसकी पता ही नहीं है, वैल्यू नहीं होती है, इसको डिनोट किया गया है. तो आइए हम इसको चेक करें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिहाज से. तो देखो जब x बराबर 0 रखोगे तो यहां पे 0 के ऊपर पावर आएगा. x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहां पे 0 के ऊपर पावर आएगा. अब 0 के ऊपर जो पावर है वो पावर कैसा है? 0 के ऊपर अगर पॉजिटिव पावर है तो 0 आएगा, कोई बात ही नहीं है. 0 के ऊपर अगर निगेटिव पावर है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा. तो एक बार अनबाउंडेडनेस इसके कारण आ सकता है, x इक्वल टू 0 रखने के कारण. एक बार अनबाउंडेडनेस इसके कारण आ सकता है, x इक्वल टू 1 रखने के कारण. तो यहाँ पे केसेस हम लेंगे. m और n दोनों पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव माने 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़े वाले क्षेत्र को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे. एक हिस्सा हम लेंगे 1 और उससे ज़्यादा, और एक हिस्सा हम लेंगे 0 और 1 के बीच में, ऐसे. तो पहले आइए 1 और उससे आगे की बात कर लें. When m greater than or equal to 1, n greater than or equal to 1. In this case, m minus 1 greater than or equal to 0, n minus 1 greater than or equal to 0. यानी ये जो दोनों पावर्स हैं ये नॉन निगेटिव हैं. तो अगर यहाँ पे 0 है तो 0 टू दी पावर नॉन निगेटिव पावर ना, नो डिस्टर्बेंस. 0 के ऊपर जब निगेटिव पावर होगा तब इन्फिनिटी होगा. और यहाँ भी 0 के ऊपर कौन सा पावर है? नॉन निगेटिव पावर है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. यानी इंटीग्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? 0, यानी कि बाउंडेड. इनमें से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, फंक्शन बाउंडेड है, तो ये हो गया प्रॉपर इंटीग्रल. एंड बीटा mn इज अ प्रॉपर इंटीग्रल. इसी इंटीग्रल की बात कर रहे हैं.
is a proper integral and so beta mn is convergent। तो 1 और उसके दाहिने वाले क्षेत्र में बीटा फंक्शन कन्वर्जेंट हुआ। अब हम लेने जा रहे हैं 0 उनके बीच में। व्हेन m लेस देन 0 लेस देन m लेस देन 1, 0 लेस देन n लेस देन 1, ये 0 और 1 के बीच में 0 और 1 को एक्सक्लूड रखना है। इन दिस केस m माइनस 1 लेस देन 0 और n माइनस 1 लेस देन 0 आल्सो m माइनस 1, चलो जाने दो, एक कंडीशन और यहां लिखना चाह रहे थे, बाद में बात कर लेंगे। तो ये पावर भी निगेटिव पावर है, ये पावर भी निगेटिव पावर है। तो जब x बराबर 0 ये रखेंगे तो यहाँ 0 के ऊपर नेगेटिव पावर आएगा और फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो यहाँ 0 के ऊपर नेगेटिव पावर आएगा और फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इन दिस केस ऐसा 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 एंड सो 0 and 1 both are points of infinite discontinuity। तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट के बीच में एक नंबर लेकर के इंटीग्रल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। लेट अस राइट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx plus integral a to 1 x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। ऐसे लिख देंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि a is a number between 0 and 1, यानी 0 less than a less than 1। अंडरस्टूड। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये रीजन को ब्रेक करने वाला। अब इसको आप डिनोट कर दीजिए I1 और I2 से, I1 प्लस I2 से। नंबर 1 I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, इसे लिखना है इसमें x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। m minus 1 ये वाला पावर इसमें नेगेटिव है और अगर ये वाला पावर नेगेटिव है x इक्वल टू 0 रखने से यहाँ पे 0 टू दी पावर नेगेटिव आएगा। तो कौन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हुआ? 0। 0 बीइंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब शुरू हो जाइए। f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 1 माइनस m, ऐसे लिखिए। और अब ये जो पावर है 1 माइनस m, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव उल्टा कर दिया ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 0 होल टू दी पावर 1 माइनस m। ध्यान रहे m पॉजिटिव है, आपने लिखा था ना 0 लेस देन m लेस देन 1, 0 लेस देन n लेस देन 1। तो m और n दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 में से एक पॉजिटिव नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से लेस नंबर मिलेगा, यानी कि 1 माइनस m इज लेस देन 1। अब आप लिमिट निकालिए, लिमिट याद है ना? इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप सेकंड काइंड पढ़ रहे हैं। जब लोअर लिमिट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ये 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ये सब पिछले वीडियो सेकंड पोर्शन में आपको बताया गया है कि g ऑफ x कैसे चूज करेंगे, है ना? ये इतना, ये पावर हम कैसे लगाते हैं? पावर इस तरीके से हम लेंगे कि जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी
का कारण है वो रिमूव हो सके। दिस पावर इज चोजन इन सच अ वे दैट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ क्यों रहा है, इसी के कारण द्वारा, या 0 टू दी पावर लग रहा, जो 0 टू दी पावर पॉजिटिव, तो यहाँ 0 आएगा, या दिस अपॉन 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अब देखो भैया, दिस डिवाइडेड बाई दिस करने से यहाँ बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की बातें हो रही। सिंस इंटीग्रल 0 टू a g ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x माइनस 0 होल टू दी पावर 1 माइनस m dx इज कन्वर्जेंट एज, ये जो पावर लगा है 1 माइनस m इज लेस देन 1, देयरफॉर बाई कोसेंट टेस्ट इंटीग्रल 0 टू a f of x dx that is I1 is also convergent। I1 कन्वर्जेंट निकला। कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा, देखिए रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, इसलिए कि इसके पहले जो सेकंड पोर्शन वीडियो है वो आप देखने के बाद इसको देखना, ऐसा मैं समझ के चलना। ये था इंटीग्रल 0 टू a 1 अपॉन x माइनस a होल टू दी पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n इज लेस देन 1 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें सॉरी ये a है, ये b है, जिसमें a इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार से अगर b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो रिजल्ट बनता है इंटीग्रल a टू b माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n इज लेस देन 1 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब I2 लिया जाए। I2 क्या था भाई, इंटीग्रल a टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 dx। ये केस चल रहा है जब m माइनस 1 भी नेगेटिव है, n माइनस 1 भी नेगेटिव है, दोनों पावर नेगेटिव है। तो अब की बार 1 रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और 0 के ऊपर पावर क्या आएगा, नेगेटिव। तो 0 के ऊपर नेगेटिव पावर आने का मतलब इन्फिनिटी हो जाना, तो ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1 माइनस n, ऐसा करिए। और अब 1 माइनस n क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। साथ ही साथ 1 माइनस n 1 से कम भी हो गया ना, क्योंकि n इज पॉजिटिव। g ऑफ x हम कैसे लेंगे, 1 अपॉन b माइनस एक्स, तो b की जगह 1 है, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर हम ऐसा लेंगे कि ये जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वो रिमूव हो जाए, तो इसी के कारण आ रहा है ना, तो यही ले लेंगे हम ऐसे। इसके बाद फिर लिमिट निकलती है, लिमिट x टेंस टू पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी 1 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितना बचेगा, x टू दी पावर m माइनस 1 इक्वल टू 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये रहा। सिंस इंटीग्रल a टू 1 g ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1 minus n dx is convergent as 1 minus n is less than 1. Therefore, by quotient test, integral a to 1 f of x dx, that is I2, is also convergent.
तो I1 भी कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट, दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कन्वर्जेंट। Thus, finally we conclude that I1 plus I2, that is beta of M and N, is convergent। तो ये किस केस के निकला? ये निकला फॉर 0 लेस देन M लेस देन 1, 0 लेस देन N लेस देन 1। और अब सब रिजल्ट कुल मिला के क्या निकला? फाइनली वी कंक्लूड दैट बीटा Mn is convergent for M greater than 0, N greater than 0। ठीक है भाई। अब बात तो खत्म हो गई। जो क्वेश्चन जो हमने समस्या आपके सामने उठाई थी कि बीटा Mn इज कन्वर्जेंट फॉर M ग्रेटर देन 0, N ग्रेटर देन 0, कौतूहल मन में उठता है, एक जिज्ञासा सी मन में उठती है कि M लेस देन 0, N लेस देन 0 होगा तब स्थिति क्या बनती है। तो इसे मैं नोट लगा के, रिमार्क लगा के अलग से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। व्हेन M लेस देन 0, N लेस देन 0। ठीक है भाई। अब हम आ गए 0 के बाईं तरफ के क्षेत्र में, 0 से इधर। बीटा Mn इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। तो m निगेटिव है भैया, n भी निगेटिव है, तो निगेटिव माइनस 1 निगेटिव, निगेटिव माइनस 1 अगेन निगेटिव। तो ये दोनों निगेटिव पावर हैं, इसलिए x इक्वल टू 0 रखने से 0 टू दी पावर निगेटिव, 1 रखने से 1 माइनस 1 0 टू दी पावर निगेटिव। ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। 0 and 1 being points of infinite discontinuity। तो ऐसी स्थिति में इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। इंटीग्रल 0 to a x to the power m minus 1, 1 minus x whole to the power n minus 1 dx प्लस इंटीग्रल a to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। दिस इज इक्वल टू, अब I1 I2 ना लिखिए, कुछ और लिख दीजिए, इसको U1 प्लस U2 कह दीजिए, से कोई भी नोटेशन डाल दें। अब 1 by 1 इसको हम चेक करेंगे, इसका नेचर और इसका नेचर। तो पहले से थोड़ी एक भूमिका सी आपको हम दे दें। मान लीजिए अगर ये डाइवर्जेंट निकला तो फिर उसका नेचर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डाइवर्जेंट इंटीग्रल में हम कन्वर्जेंट इंटीग्रल जोड़ें, डाइवर्जेंट इंटीग्रल जोड़ें, वो डाइवर्जेंट ही आएगा। ठीक है ना। डाइवर्जेंट आने का मतलब वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। तो अब दूसरे की वैल्यू फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए, इन्फिनिटी में फाइनाइट नंबर जोड़ोगे तो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो भी इन्फिनिटी। नाउ I1 इक्वल टू, I1 नहीं सॉरी, U1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a x to the power m minus 1, 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। ध्यान रहे पावर दोनों निगेटिव है ना, तो जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 के ऊपर निगेटिव पावर आएगा, यहाँ 1 के ऊपर निगेटिव पावर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हुआ? 0। 0 बीइंग पॉइंट ऑफ infinite discontinuity equals to integral 0 to a 1 minus x whole to the power n minus 1 upon x to the power 1 minus m dx। m निगेटिव है तो माइनस m पॉजिटिव, 1 माइनस m पॉजिटिव, तो ये हो गया 1 प्लस m पॉजिटिव हो गया है ना, और 1 प्लस बाद में देखेंगे, फिलहाल ये पॉजिटिव हो। आगे बढ़िए, 1 माइनस m हो गया पॉजिटिव। साथ ही साथ देख लीजिए, और भी देख लीजिए, और एक रिजल्ट और हम यहीं पर चाह रहे थे लिख दें, एंड m निगेटिव है
तो 1 माइनस एम क्या होगा, 1 से बड़ा होगा कि नहीं, एम इक्वल टू एम, एम की कोई निगेटिव वैल्यू ले लो -2, तो 1 माइनस एम कितना होगा, 1 + 2 3 ग्रेटर देन 1। तो ये जो 1 माइनस एम है ये 1 से बड़ा है। f of x इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस एम। g of x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस एम। f of x अपॉन g of x, लिमिट कौन सी लेंगे, कौन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, 0, तो लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस अपॉन दिस कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, जो कि फाइनाइट भी है नॉन जीरो भी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। Since integral 0 to a g of x dx equal to integral 0 to a 1 upon कहाँ गया भाई, ये x को x माइनस 0 लिखिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट हम यूज करते हैं उसमें x माइनस a होता है, तो x माइनस 0 टू द पावर 1 माइनस m dx इज, अभी बताया था ना आपको, ये जो पावर लगा है 1 माइनस m, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, इज डाइवर्जेंट। देयरफॉर बाय कोसेंट टेस्ट इंटीग्रल 0 टू a f of x dx that is u1 इज डाइवर्जेंट। तो u1 जब डाइवर्जेंट निकल गया तो u2 कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है, अब आप फाइनली कंक्लूड कर लीजिए, 10 u1 प्लस u2 दैट इज बीटा mn इज डाइवर्जेंट फॉर m लेस देन 0 n लेस देन 0। m और n अगर निगेटिव है तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, माने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो जहां भी देखो बीटा फंक्शन लिखा होगा, अब आप फिर से देखिएगा, अभी तो आप 3rd ईयर में हैं, हो सकता है बीटा फंक्शन आपने 1st ईयर में पढ़ा हो सकता है 2nd ईयर पढ़ा हो, जिस यूनिवर्सिटी के आप हों, जहाँ के भी हों, आप फिर से लौट के जाइए उस चैप्टर में और देखिए बीटा mn की डेफिनेशन क्या लिखा है। लिखा होगा इंटीग्रल 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 dx, और बगल में जरूर लिखा होगा m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। अगर नहीं लिखा होगा तो समझिए कि राइटर की वो भूल है। ये कंडीशन इसीलिए लिखा होता है क्योंकि ये इंटीग्रल m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0 के लिए ही कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होता है माने इसकी फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी तभी तो हम उसको डिनोट कर दे रहे हैं ना बीटा mn से। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, तो उनके सोल्यूशन में काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन काम बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेसी नहीं बढ़ जाती, इजी होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रल a टू b 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी dx, ये b ग्रेटर देन a नहीं लिखा है तो यही समझा ही जाता है, अपर लिमिट ग्रेटर देन लोअर लिमिट इज कन्वर्जेंट। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये इंटीग्रल इंटरमीडिएट की बुक में आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे टेस्ट लगा के करना हो तो क्या होगा, x बराबर a रखने से यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, तो ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। b रखने से यहाँ बवाल होएगा तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हैं। तो a टू c 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स माइनस बी dx प्लस इंटीग्रल c टू b 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स माइनस बी dx। जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए उसको हम बहुत डिटेल बता दिए। इसे देखें, इसमें कौन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, a, तो इसी को हटाना है ना, तो
तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या लें हम, 1/√x माइनस ए। तो जब दिस अपान दिस के लिमिट निकालिएगा, कौन सी लिमिट, लिमिट x टेंस टू पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ए, एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स, तो कितना आएगा 1/√x माइनस बी इक्वल टू 1/√a माइनस बी विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो देखें इंटीग्रल a टू c g ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू c 1/x माइनस a होल टू दी पावर 1/2 dx। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, n की जगह क्या है 1/2 विच इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, देयरफॉर बाय कोसेंटेड दिस विल बी आल्सो कन्वर्जेंट। ऐसे ही इसमें, अब इसमें वही चीज b के लिए होगा, है ना। तो अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हम क्या लेंगे 1/√x माइनस बी। फिर हम लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा 1/√x माइनस ए इक्वल टू 1/√b माइनस ए विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। सिंस इंटीग्रल c टू b g ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल c टू b g ऑफ x माने 1/x माइनस बी, सॉरी ये प्रॉब्लम में ही गड़बड़ी, x माइनस बी हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पे कर दीजिए आप b माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे कर दीजिए आप b माइनस एक्स, यहाँ पे कर दीजिए आप b माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है ना, सब चेंज कर लो, ऐसा क्या, यहाँ पे कर लो b माइनस एक्स, यहाँ भी कर लो b माइनस एक्स, यहाँ भी कर लो b माइनस एक्स, और ये गड़बड़ हो गया ना, b माइनस एक्स तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ए, तो ये आएगा इतना b माइनस ए विच इज फाइनाइट एंड दिस, तो ये हो गया b माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/2 dx। तो n की जगह 1/2 है, 1/2 इज लेस देन 1, तो ये कैसा हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। ये कन्वर्जेंट है इसलिए बाई कोसेंट टेस्ट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ, ये भी कन्वर्जेंट हुआ, और दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कन्वर्जेंट होगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल है, इसको आप देखिए, एग्जाम्पल 3, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1/x to the power 1/2 1 minus x whole to the power 1/3 dx is convergent। अभी जो किया तो उसी जैसा है बिल्कुल, ये साफ साफ ही दिख रहा है, x माइनस जीरो होल टू दी पावर 1/2, ये एक से कम है ना, कन्वर्जेंट, ये एक से कम है तो कन्वर्जेंट, तो बिल्कुल वैसे ही इसको करते चलना है। ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन टेस्ट समाप्त हुआ। अब आपको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल में म्यू टेस्ट पढ़ाएंगे। म्यू टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, म्यू टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। क्वेश्चन टेस्ट हमने एक साथ पढ़ा दिया, म्यू टेस्ट हम एक साथ पढ़ा दे रहा है। उसके बाद थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा देंगे। उसके बाद कुछ मटेरियल और एडिशनल मटेरियल, उसमें टेस्ट है, हेबिल टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, नहीं, प्रोडक्ट फंक्शन के लिए कन्वर्जेंस चेक करना, ठीक है ना, जो भी है, और कंडीशनल कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बातें हैं, जो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।